वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले इंजीनियर खुरम दस्तगीर की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त कारा साहब हमारे साथ मौजूद है। कारा साहब, 9 मई में जो मुलजिमान मुलव्विस थे उनको सजाएं हो चुकी हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस मुलव्विस थे उनकी नायली भी शुरू हो चुकी है। इस सब कुछ को पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल से ताबीर कर रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए शाहज़ बेग, तो पहली बात यह है कि पीटीआई ये तो नहीं कहेगी कि इंसाफ हुआ है, ये तो नहीं कहेगी कि बड़ा अच्छा हुआ है, ये तो नहीं कहेगी कि इंसाफ हुआ है। वो तो कहेंगे कि जी उनका तो मौक़िफ़ ही ये है कि जी ये जो कुछ था ये सारा कुछ वाक़या हुआ ही नहीं, बल्कि वो लोग शामिल नहीं थे, बल्कि कोई एजेंसीज के अपने ही लोग थे जो वहाँ आके ये हरकतें कर गए और उनको उसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया। और वो कहते हैं कि जी फुटेज जो थी वो भी सारी मैनूवर कर ली गई और सीसीटीवी कैमरास की फुटेज भी नहीं दी गई। हालांकि आपके चैनल हो, बाकी चैनल हो, सबके पास उनकी फुटेज मौजूद है और उस फुटेज में पीटीआई के नौजवान जो है वो एहतजाज के रंग में जो कुछ करते नजर आ रहे हैं वो सबके सामने है। अब एक बात तो तय है कि 9 मई को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़े हुए, उन वाक़यात के ऊपर एक अदालती प्रोसेस चला, सजाएं हुई, सजाएं कम हुई, ज्यादा हुई, ठीक हुई, नहीं हुई, बहस है। अगर सजाएं होंगी तो जो सजा याफ्ता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहें या जो भी कहें, अगर उसको सजा होनी है तो उसने डिस्क्वालीफाई होना है। ठीक। हाँ, शाह महमूद साहब की तरह कुछ लोग जिनको मौके पे साबित नहीं हुए, उनको सजाएं नहीं हुई, वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए। तो सब पिछले 2.5-3 सालों से पीटीआई की एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उनकी फ्लॉट, सही आप जो भी उसको ताबीर करें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप बतौर सियासी वर्कर उनके इस बयानिए से एग्री नहीं करते? नहीं, मैं आपके ये सवाल दूसरा आपने किया। आपने पहला जो सवाल किया था वो ये था कि जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्या आप उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझते हैं? मैं उसका जवाब दिया है मैंने। ठीक। कि अगर उनको सजाएं हुई है तो सजाओं के नतीजे में डिस्क्वालीफाई होना था। सजाएं क्यों हुई है? एक वक़ुआ हुआ है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुआ है, एक खास तरह का डिजाइन है, उसके ऊपर मुबाहिसा हो सकता है। अब आपका और इशू है कि क्या उनके साथ ज्यादती हो रही है कि नहीं। इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कई रंग रहे हैं। खान साहब के ऊपर 190 मिलियन का केस भी है, उनके खिलाफ कुछ जायदादें लेने का इशू भी है, उनके साथियों के खिलाफ भी केसेस हैं। अब अदालतें ही फैसला करेंगी वो गुनहगार हैं कि नहीं। मैं अच्छा साहब, एक और बड़ा अहम सवाल थोड़ा सा लंबा है तो आप जवाब भी लंबा दे सकते हैं। जब से हम पैदा हुए ये जो कभी हर साल जो है चीनी का स्कैंडल आ जाता है, गंदम का स्कैंडल आ जाता है, यही माफिया, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की हो। एक दफा फिर ये मामला हमारे अब सामने है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में के बकौल अरबों रुपए का फायदा मिल ओनर्स को पहुंचा दिया गया है, उनको सब्सिडी भी दी गई है। जब हम बाहर चीनी भिजवा देते हैं फिर चंद महीने बाद हमें पता चलता है ओहो हमें तो अब चीनी की जरूरत है, अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज इन माफियास को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं? अदल थोड़ा सा इसका लंबा जवाब होगा सर। वो ये है कि आज मुझे किसी दोस्त ने 1972 के एक अखबार का तराशा भेजा और उसमें था कि हम चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये अयूब खान के खिलाफ भी चीनी का स्कैंडल चला था उस दौर में भी। उसके बाद शायद ही कोई गवर्नमेंट या शायद ही कोई साल ऐसा हो जिसमें चीनी के बहरान के इशू ना हो। हमारी गवर्नमेंट थी, उससे पहले जनरल ज़िया की हुकूमत थी, हमारी गवर्नमेंट आई, मियां साहब की आई, फिर हमारी आई, उसके बाद परवेज मुशर्रफ का पूरा दौर है, पिछली हमारी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत। हर दौर में ये बात होती रही कि जी वो चीनी पहले बाहर भेज दी गई, फिर चीनी इंपोर्ट की गई। ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता था इंटरवेंशन का, यानी टीसीपी चीनी रखती थी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे, चीनी के अलावा और भी कुछ आइटम थे, वो खत्म कर दिए गए। उसकी अपनी वजूहात होंगी, लेकिन वो इसीलिए रखा जाता था कि कहीं शॉर्टेज करके अगर प्राइवेट सेक्टर चीजों की कीमतें मैनेज करना चाहे तो हुकूमत उसमें इंटरवीन कर लेती थी, अपना स्टॉक रिलीज करके जो सप्लाई साइड थी उसको मुस्तहकम करके चीजों को ठीक कर लेती थी। अब सूरत हाल ये हो गई कि
وہ टीसीपी तो है नहीं। अच्छा, जब किसान शोर करता है कि मैंने अगली फसल लगानी है और मुझे मेरा मिल ओनर पैसे नहीं दे रहा, तो मिल ओनर कहता है जी मैं क्या करूं, मेरी तो चीनी नहीं बिक रही, आप मुझे एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दे रहे, मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं चीनी में लोगों को पैसे दूंगा। अब अगर किसान को पैसा नहीं मिले, अगली फसल नहीं चलती। तो गवर्नमेंट को जब पता चलता है, सारा प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जी हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, तो पाकिस्तान के एनुअल स्टॉक से ज्यादा स्टॉक मौजूद होता है। ये हर दौर में हुआ, मैं किसी भी गवर्नमेंट को एग्जाम्प्ट नहीं कर रहा इससे। और फिर क्या होता है कि अच्छा नहीं, पता चला कि चीनी का बहरान पैदा हो गया, लोगों ने चीनी स्टॉक कर ली। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, मौजूदा हुकूमत ने चीनी इंपोर्ट करने की कोशिश की, प्लान किया। अच्छा, आज फरमाइए कि जो चीनी एक्सपोर्ट हुई उसमें तो चलो किसी ने हेरा फेरी की होगी, नहीं की होगी। अब जो चीनी इंपोर्ट होनी है, वो चीनी तो इंपोर्ट करके सस्ती मार्केट में देनी है ताकि मार्केट में चीनी का रेट कम हो। और ये क्या सेठ का फायदा है, ये मिल वाले को सपोर्ट है या पाकिस्तान के अवाम को सपोर्ट है? तो पहले तो सवाल को जरा देख लीजिए। दूसरा इशू ये है जी कि आप गंदम ना खाएं तो जिंदा नहीं रह सकते, चावल खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, सब्जियां खाए बगैर नहीं रह सकते, घी खाए बगैर नहीं रह सकते। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहां पे चीनी का पर कैपिटा इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, और उन ममालिक में भी है जहां शुगर का मर्ज भी सबसे ज्यादा है, उन ममालिक में। तो चीनी कौन सा ऐसा आइटम है जिसको हमने एक पॉलिटिकल इशू बना दिया? हुकूमतें भी हमारी डरी होती हैं, एकदम प्रेशर आया लोगों का, एक आपने मीडिया वालों ने भी कर दिया, देखा जी हुकूमत मजबूर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और भाई बात यह है कि चीनी को सिर्फ हुकूमत ना लड़ सके इससे। सही। आज मैं पाकिस्तान के अवाम को, आप भी कहें, मैं भी कहता हूँ, हुकूमत भी कहे, पाकिस्तान के अवाम को कहें कि भाई आप 3 चम्मच चीनी खाते हैं, एक बंदा, आप 2 चम्मच खा लें, 1 चम्मच छोड़ दें। हम ये नहीं कह रहे बंद करो, सिर्फ 1 चम्मच चीनी 1/3 कम करे, 1/4 कर ले, 4 आने रुपए में से 4 आने कम कर ले, तो इस मुल्क का सरमायादार, ये मिल ओनर, ये वडेरे, ये सब, इनकी चीखें निकल जाएंगी। इनकी चीनी फालतू होगी, लेने वाला कोई नहीं होगा। ये क्या है कि चीनी महंगी हो गई और चीनी का इस्तेमाल भी बढ़ गया। तो भाई इस तरफ भी तो कौम को एजुकेट करो, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर सवाल ना करो। और कोई गवर्नमेंट इस डीरेगुलेटेड निजाम में चीनी की कीमतें या बाकी अशिया की कीमतें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकती। या स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना पड़ेगा या गवर्नमेंट इसमें बेबस होगी, किसी हद तक मैनेज करेगी। बट आपको, मुझे, हुकूमत को, सियासी जमातों को, उलमा को, इस तरफ भी लोगों को तरबियत देनी चाहिए कि भाई ये कौन सा, अगर आपको सरमायादार लूट रहा है और इसके बगैर ये इसको थोड़ा करके आपका गुजारा हो सकता है और उस सरमायादार और सेठ को सजा भी दे सकते हो, तो क्यों नहीं वो काम करते? आओ हुकूमत का हाथ बटाओ। चले, कमर जमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गजा की जो शदीद तरीन सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर कामरान बुखारी हमारे साथ हैं।